جی अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अवैस सलीम और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए ताकि मेरी गुफ्तगू आप तक पहुंचती रहे। आज बात करेंगे जो खैबर पख्तूनख्वा में बलदियाती इंतखाबात का पहला मरहला शुरू हुआ है और पहले दिन के इख्तिताम पर बड़े हैरान कुन नताइज जो हैं वो सामने आ रहे हैं। तकरीबन 64 हलकों में बलदियाती हलकों में इलेक्शन होने थे और जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब तक 64 में से 55 नशस्तों के नताइज आ चुके हैं और जो तब्दीली है यानी तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो पिछले 8.25 साल से उस सूबे में इक्तदार में है, वो बड़े दावे किया करते थे कि जी देखें हमें तो खैबर पख्तूनख्वा की आवाम ने 2018 के इलेक्शन में दोबारा मुंतखब किया है, हमारी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी है। हालांकि इससे पहले वहां कभी कोई हुकूमत दोबारा मुंतखब नहीं हुई, उसको एक तरह से वो अपना फोर्ट्रेस समझते थे, अपना गढ़ समझते थे। उस गढ़ में उनको शिकस्त हुई है और शिकस्त भी किसके हाथों हुई है? उन ऑपोजिशन पार्टियों के हाथों जिनके बारे में इमरान खान साहब और उनके हवारी बार बार ये कहते थे कि अवाम उनको मुस्तरद कर चुके हैं और उनकी सियासत खत्म हो चुकी है। यानी सबसे बड़ा जो उनका हरीफ है खैबर पख्तूनख्वा में मौलाना फजल रहमान की पार्टी JUIF, उसको अब तक 55 में नशिस्तों के जो रिजल्ट आए हैं सबसे ज्यादा नशिस्तें उनको मिली हैं, यानी तकरीबन 18। दूसरे नंबर पर PTI है जिसको 14 नशिस्तें मिली हैं। जो इंडिपेंडेंट उम्मीदवार हैं, आज़ाद उम्मीदवार जो खड़े हुए थे, उनको 8 नशिस्तें मिली हैं और हम जानते हैं कि अगर हुकूमत बनाने का मरहला आए, यहाँ तो खैर हुकूमत उस तरह से बनाने का मरहला नहीं है क्योंकि यह सब अपने अपने इलाकों में जो विलेज काउंसिल्स हैं उनके मेयर और नाजिम वगैरह और चेयरमैन मुंतखब होंगे और उन हलकों में काम करेंगे। लेकिन मैं ये सोच रहा था कि अगर फर्ज करें यही डायनामिक इलेक्शन में बरकरार रहता है और ये देखना पड़ता है हमें कि कौन सी पार्टियां इत्तेहाद में आएंगी, तो एक तो ये ट्रेंड हमें नजर आ रहा है कि किसी एक पार्टी को कोई वाज़ेह बरतरी अभी तक हासिल नहीं है। तहरीक इंसाफ की मकबूलियत जो है वो बहुत ज्यादा कम हुई है और लोग इतने मायूस हैं कि वो उन पार्टियों की तरफ रुख करना शुरू हो गए हैं जो शदीद मुखालिफ PTI की समझी जाती हैं, यानी JUIF, ANP और मुस्लिम लीग नून को और पीपल्स पार्टी को एक एक दो दो तीन तीन नशिस्तें मिली हैं। हजारा जो बेल्ट है वहां से तहरीक इंसाफ का बिल्कुल खात्मा हो गया है। यानी अगर हम इसी चार्ट को सामने रखें तो उसका मतलब ये होगा कि JUIF, आज़ाद उम्मीदवारान, मुस्लिम लीग नून और जो पीपल्स पार्टी है, इनको साथ में लाकर हुकूमत बनाने की पोजीशन में हो सकती है अगर यही ट्रेंड जो है वो अगले इलेक्शन में बरकरार रहता है। यानी जो इमरान खान साहब ने अपने आप को पोजीशन करने की कोशिश की थी बतौर एक बड़े रास्तबाज मुसलमान के राइट विंग का वोट लेने के लिए बार बार वो मजहब का कार्ड इस्तेमाल करते थे, रियासत मदीना कहते थे, उसको भी लोगों ने मुस्तरद कर दिया है। यानी पेशावर में जो कैपिटल है खैबर पख्तूनख्वा का, जो गढ़ समझा जाता है इनकी हुकूमत का, जहाँ इन्होंने मेट्रो बस बनाई, बहुत से ऐसे मंसूबे हैं जिनके बारे में ये दावे करते हैं, आपको सोशल मीडिया पर नजर आते हैं कि जी हमने अस्पताल बेहतर कर दिए हैं, तालीम बेहतर कर दी है, पुलिस का निज़ाम बेहतर कर दिया है। अगर 8.25 साल के बाद लोगों ने आपको उस तरह से मुस्तरद किया है जैसे आपको इन नताइज में नजर आ रहा है, तो फिर खुद ही सोच लेना चाहिए तहरीक इंसाफ को और उनके हामियों को कि जो आपके क्रिटिक्स या इंडिपेंडेंट एनालिस्ट आपको बताते थे कि आप जितने मर्जी दावे कर लें, अगर आप महंगाई का मसला हल नहीं करेंगे, आम आदमी की जिंदगी जो है वो मुतासर होती रहेगी, तो तब तक आप जो है वो अवाम में मकबूलियत हासिल नहीं कर सकते। और ये पहला बड़ा झटका लगा है तहरीक इंसाफ को, जिसके बाद शायद उनकी आंखें खुले। वो आंखें अभी तक नहीं खुली थी जब पंजाब में 14 में से 13 ज़िमनी इंतखाबात तहरीक इंसाफ हार गई थी, तो वो बार बार ये कहते थे कि जी देखें माफिया हमारे खिलाफ है, ब्यूरोक्रेसी काम नहीं करती,
वगैरह वगैरह। फिर जब वो चंद माह पहले कैंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन अर्बन एरियाज में, शहरी इलाकों में आ रहे, तब भी उनको समझ नहीं आई, तब भी उन्होंने अजीबोगरीब तौजीहात जो है वो बयान करने की कोशिश की। वो गिलगित बल्तिस्तान में और आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात ज़रूर जीती तहरीक इंसाफ, लेकिन उसके डायनामिक्स जो है वो मुख्तलिफ होते हैं, क्योंकि उनको विंग्स के तौर पर फेडरल गवर्नमेंट से जो है ताल्लुकात अच्छे रखने होते हैं, फंड्स लेने होते हैं, तो इसलिए उनकी मजबूरी होती है, वो लोग हमेशा जो हुकूमत फेडरल में मौजूद होती है उसी को वोट देते हैं। लेकिन बेस लाइन पर जो ये ट्रेंड नजर आ रहा है कि सिटिंग गवर्नमेंट पै दर पै इलेक्शन हारती जा रही है, ये मेरा ख्याल है बहुत ज्यादा तशवीश का बायस होना चाहिए तहरीक इंसाफ के लिए। अब सवाल ये है कि इसकी वजूहात क्यों पेश आई। सबसे पहले तो मेरा ख्याल है कि पेशावर में तहरीक इंसाफ के मुकाबले में जो मुंतखब हुए हैं चेयरमैन, अब इसके मेयर जो मुंतखब हुए हैं पेशावर के सिटी के, वो JUIF के हैं, और उनकी करीबी रिश्तेदारी भी है मौलाना फजलुर रहमान से, और तहरीक इंसाफ के मुकाबले में तकरीबन 11,500 वोट की उनकी एक तरह से बर्तरी है। इतनी ज्यादा बर्तरी पेशावर जैसे शहर में, जहां आपकी सीट ऑफ पावर है, मुझे नहीं लगता कि इसके बाद भी अगर तहरीक इंसाफ की आंखें नहीं खुलती तो क्या चीज उनको इस ख्वाब से बेदार कर सकती है जो वो हर वक्त बैठे देखते रहते हैं कि नहीं नहीं हमारी तो परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी है, और अगर सोशल मीडिया पर हमारा ढोल पीटा जा रहा है तो बस उसका मतलब है कि सब ठीक है। सोशल मीडिया की रियलिटी जो है वो ग्राउंड रियलिटी से हमेशा मुख्तलिफ होती है, और लोगों ने आपको इन इलेक्शंस में, इन नताइज में उसका इदराक करवाया है। अब एक तो टग ऑफ वॉर शुरू होगी, जाहिर है कि सूबाई हुकूमत को फंड्स देने होते हैं, मेयर को और बल्दियाती इदारों को। वो जैसे कराची में हुआ था कि सिंध की हुकूमत जो है वो MQM के मेयर को फंड्स देने पर तैयार नहीं थी, और वो अपना टेन्योर जो है वो इसी तरह से रोते पीटते गुजार के रुखसत हो गए। ये एक तकरीबन 1.5 साल जो इलेक्शन तक रहता है, मुझे लगता है कि पेशावर के मेयर और जो सूबाई हुकूमत है खैबर पख्तूनख्वा की, इसके दरमियान भी ऐसे ही ताल्लुकात रहेंगे, और या दीगर जगहों पर जहाँ इनकी मुखालिफ जमातें जीती हैं उस सूबे में। दूसरा जो इसकी वजह है, जब तज्जियाकार ये बताया करते थे बार बार कि फोकस चाहे उस्मान बुज़दार की परफॉर्मेंस पर हो, लेकिन जो खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला हैं महमूद खान, वो भी उतने ही नाअहल हैं, बल्कि शायद उस्मान बुज़दार से ज्यादा नाअहल हैं। तो उनको तरह तरह की गालियां दी जाती थी, दुश्मनाम की तराजी की जाती थी, और ये कहा जाता था कि ये लोग तब्दीली के मुखालिफ हैं और ये लोग माफिया का हिस्सा हैं। लेकिन आज जो है इन नताइज ने यह भी साबित कर दिया कि वो लोग दुरुस्त कह रहे थे। तीसरा जो अब इसके बाद मामला देखने वाला होगा, वो ये है कि ये तो पहला फेज था इलेक्शन का, खैबर पख्तूनख्वा से ये मामला शुरू हुआ है। क्या इसके बाद तहरीक इंसाफ जो है वो पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन करवाने पर राजी होगी? एक तरह से उनके लिए ये मजबूरी है। वो अब भी ये इलेक्शन ना करवाते, खैबर पख्तूनख्वा में भी ना करवाते, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर उन्हें ये इलेक्शन करवाने पड़े। लेकिन अब अगर वो पंजाब में जाते हैं तो मेरी तो प्रेडिक्शन ये है कि पंजाब में उन्हें इससे भी ज्यादा बुरी शिकस्त का सामना करना पड़ेगा, और ये बिल्कुल एक मैनिफेस्टेशन है उस सेंटिमेंट की जो अवाम में इस वक्त मौजूद है, जो मैं पिछले एक महीने में पाकिस्तान में देख कर आया हूँ, जिसमें तहरीक इंसाफ के कई अपने हामी भी शामिल हैं जिन्होंने 2018 में उनको वोट दिया था, लेकिन अब वो उनके लिए दोबारा वोट करने को तैयार नहीं है। जो नशिस्तें तहरीक इंसाफ ने जीती हैं वो मेरे ख्याल में वो लॉयल बेस है उनकी, जो हर हालत में उनके साथ रहना चाहती है, और अभी तक उन्होंने ये फैसला नहीं किया कि क्या वो तहरीक इंसाफ का साथ छोड़ेंगे या नहीं। लेकिन वो लोग जो फेंस पर होते हैं, तकरीबन सेंटर में होते हैं, या ये कि वो उन्होंने इस उम्मीद से तहरीक इंसाफ को वोट दिया था कि ये उनके हालात तब्दील करेंगे, वो लोग मायूस हो चुके हैं, और उन्होंने अब दूसरी पार्टियों की तरफ देखना शुरू कर दिया है कि शायद चाहे JUIF हो या मुस्लिम लीग नून हो या ANP हो,
وہ پارٹیاں کم از کم تحریک انصاف سے تو بہتر ہی ہوں گی اور شاید ان کی زندگی میں کوئی بہتر آئے، یہ سوچ جو ہے اس وقت ووٹر میں پائی جاتی ہے۔ یہ اس بات کی بھی انڈیکیشن ہے، یہ ریزلٹس میرا خیال ہے پہلا بڑا جو حوصلہ افزا سائن ہے اپوزیشن کے لیے، وہ ان نتائج میں یہ ہوگا کہ اس میں یہ لگتا ہے کہ جو بڑے عرصے سے انڈیکیشنز آ رہی تھیں، ہمیں خبریں مل رہی تھیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے ہاتھ اٹھا لیے ہیں، اب وہ تحریک انصاف کو بیک کرنے کے لیے اس حد تک جانے کو تیار نہیں ہے جس میں وہ 2018 میں گئے تھے۔ اور مجھے یہ لگتا ہے کہ ان نتائج کے ذریعے ان خبروں کو بھی تقویت ملے گی۔ اب اگر جو یہ تحریک انصاف کی حکومت جو ہے یہ پھر اسی طرح کے مذاق خیز توجیحات سامنے لے کر آتی ہے کہ جی نہیں نہیں مہنگائی تو ہے ہی نہیں اور مافیا ہے اور فلانا ہے اور ڈمکانا ہے، تو اس کے بعد لوگوں کا غم و غصہ مزید بڑھے گا۔ مجھے نہیں لگتا، جیسے میں بار بار کہتا رہا ہوں، کہ تحریک انصاف اگلے 1.5 سال میں اس ٹرینڈ کو ریورس کر سکتی ہے، کیونکہ ان کی جو غیر مقبولیت ہے وہ بار بار بڑھتی رہی ہے۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ اس میں اضافہ ہو رہا ہے، انہیں اس کا ادراک نہیں ہے۔ عمران خان صاحب کے ارد گرد جو لوگ موجود ہیں وہ انہیں صحیح پکچر نہیں بتا رہے، اور عمران خان صاحب کا اپنا مزاج بھی ایسا ہی ہے کہ وہ کوئی درست بات سننے کو تیار نہیں ہوتے، بلکہ اس کو اپنی ڈائریکٹ مخالفت سمجھتے ہیں اور اس بندے کے ساتھ ایک طرح سے دشمنی پال لیتے ہیں، جیسے کہ انہوں نے میڈیا کے ساتھ کیا جب میڈیا ان کو اس طرح کے حالات بتایا کرتا تھا۔ یعنی اب جب یہ نتائج آ رہے ہیں تو میڈیا کی وہ خبریں کہ عوام میں مقبولیت کھوتی جا رہی ہے، تحریک انصاف وہ تو درست ثابت ہو گئے، تو کہاں گئے آپ کے وہ الزامات کہ یہ تمام خبریں جو ہے میڈیا اپوزیشن سے لفافے لے کر لگایا کرتا تھا اور بتایا کرتا تھا عوام کو۔ سو مجھے نہیں لگتا کہ اگلے 1.5 سال میں تحریک انصاف جو ہے اس کے پاس اب اتنا مارجن رہ گیا ہے کہ وہ مہنگائی کے مسئلے پر قابو پا سکیں، اس ٹرینڈ کو ریورس کر سکیں۔ ایک طرح سے وہ ان کے آگے کھائی ہے اور پیچھے پہاڑ ہے، وہ جو انگریزی میں کہتے ہیں بٹوین دا ڈیول اینڈ دا ڈیپ بلو سی۔ سو وہ اس قسم کی سچویشن ہے، کیونکہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو کنڈیشنز اگری کی ہیں تحریک انصاف نے، ابھی منی بجٹ بھی آنے والا ہے، انہوں نے 5 روپے پیٹرول میں بڑھائے ہیں، لیکن انہیں اگلے مہینے لا محالہ اضافہ کرنا پڑے گا پیٹرول کی قیمتوں میں۔ تقریباً 600 ارب کے نئے ٹیکسز انہوں نے لگانے ہیں منی بجٹ میں، یوٹیلیٹی بلز میں ان کو مزید اضافہ کرنا ہے، سبسڈیز وڈرا کرنی ہے۔ تو جب یہ سارا کچھ ہوگا تو جو عوام کا سینٹیمنٹ اس وقت آپ کو نظر آ رہا ہے اس میں مزید اضافہ ہوگا، تحریک انصاف کی مقبولیت مزید کم ہوگی، اور مجھے نہیں سمجھ آتی کہ 2023 میں جو یہ امیدیں لگائے بیٹھے ہیں کہ یہ 2/3 اکثریت لے سکیں گے، یہ کس طرح سے ہوگا۔ نظر تو یہ آ رہا ہے کہ شاید تحریک انصاف کے لیے اس قسم کے ریزلٹس کے ساتھ اپوزیشن میں بیٹھنا بھی شاید پوری طرح سے ممکن نہ ہو۔ آج اتنا ہی، آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔